गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थोड़ा सा लेट हो गया। कल आपका एग्जाम हुआ था 28 जनवरी। फर्स्ट शिफ्ट का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत लेट से क्वेश्चन दिए, उसमें बहुत कम बच्चे बैठे थे इस शिफ्ट के अंदर, तो लेट से क्वेश्चन आया मेरे पास, तो इसमें हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में क्या हो गया, लेट हो गया। तो चलने देखते हैं, जो भी जितना भी टाइम मेरे पास है उस टाइम के अनुसार हम क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। और जो बच्चे कम का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 29 जनवरी को देने वाले हैं, वो भी अपना देख लें क्योंकि किस टाइप का पैटर्न आ रहा था। आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से रिलेटेड है, पीवाईक्यू से जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, अगर आपने पढ़े थोड़ा बहुत भी तो क्या होगा, आसान से क्वेश्चन बन सकते हैं। जेईई में स्कोर आप केमिस्ट्री के अंदर तो स्कोर कर सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री नाम भी ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोर के लिए अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, इजी क्वेश्चंस आए हैं तो आप स्कोर कर सकते हो। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या कहता है, कहता है द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। इस रिएक्शन में ए और बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये अमकाइन हाइड्राइड्स है, यहाँ पर बी एन लगा हुआ है, और यहाँ पर AgNO2 से रिएक्शन कर देते तो नाइट्रो बना देता था। अगर NaNO2 या KNO2 से करते थे तो ONO बन जाता था। तो ONO ON कैंसिल हो गई, दो में नाइट्रो बन गया। इसके बाद तुम्हारा बी में जो है AgCN से रिएक्शन करवाया है, और जब AgCN से रिएक्शन कराता था तो आइसोसाइनाइड बन जाते थे, है ना। क्या बनता था, आइसोसाइनाइड, NC बन जाता था। और अगर NaCN या KCN से करवाते थे तो मेरे पास CN बन जाता था। तो यहाँ पर क्या हो गया, NC बन रहा है, तो NC बन रहा है तो NC बना, तो एक ऑप्शन का मतलब यहाँ CN है, यहाँ NC है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको SN2 रिएक्शन का जो एग्जांपल्स है उसके अनुसार से। सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग अ स्क्वायर पिरामिडम ज्योमेट्री आर्स। कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास स्क्वायर पिरामिडम ज्योमेट्री मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर PCM5 की पहले अगर हम बात करें तो PCM5 तो ट्राइगोनम पिरामिडम आता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो इसका बाहर में क्या हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं यार, आपको सिंपल सा बताया था कि आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का 5 हो गया, अब प्लस कुमरीन का 7 हो गया, 7 से 35, और टोटल 40 आ गया, उसको 8 से डिवाइड कर देते तो 40/8 तो 5 आ जाता था। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन 5 आ जाए तो sp3d होता था। क्या होता था, sp3d, और इसका शेप का नाम होता था ट्राइगोनम बाय पिरामिडम, है ना, ट्राइगोनम बाय पिरामिडम। तो जब ट्राइगोनम बाय पिरामिडम होता था तो सिंपल सी बात है कि ये इस टाइप का शेप बनाएंगे, P, एक CM यहाँ पर, एक CM यहाँ पर, एक CM यहाँ पर, एक CM यहाँ पर और एक CM यहाँ पर बनेगा, तो ट्राइगोनम हो जाएगा, उसमें दो पिरामिड बन जाएंगे, तो ट्राइगोनम बाय पिरामिडम हो जाएगा। तो जहां जहां PCM5 को पहले खत्म कर दो, क्योंकि हमको पूछा था क्या, हमको पूछा था स्क्वायर पिरामिडम के बारे में, तो ये तो खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पर आ जाइए, XeF4 स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। देखिए XeF4, Xe नेट कैसे से तो बाद में 8 हो जाएगा, और 7 28 36, है ना, 36, और y कितना आ गया 8, 8 4 जा 32 हो जाएगा ना। अब 5 से कितना बचेगा 4/2, तो जितना रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर में 2 से डिवाइड कर देते, तो रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करते तो मेरे पास मोन पेयर बताता, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर और 2 मेन पेयर आ गया, तो 4 + 2 6 हो गया, और 6 का होता था sp3d2 ऑक्टाहेड्रम, उसमें लेकिन क्या होता है जब 2 मोन पे प्रेजेंट है तो ये स्क्वायर पिरामिड में आ जाता, तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब बच गया यही ऑप्शन आपके पास, तो एक बार एक तो भी चेक करूँ, XeF4, Xe के बाहर में 8 हो गया, ऑक्सीजन के बाहर में 6 हो गया, और यहाँ पर आ गया 37 for 28, तो 28 और यहाँ पे कितना आ गया 6, 34 और 8 कितना आ गया 42 आ गया। तो 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 42 को डिवाइड करें 8 से, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 2, उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा मोन पर 1 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ गया, ये आ गया तुम्हारा क्या sp3d2। अब sp3d2 में देखो जब 1 मोन पेयर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है स्क्वायर पिरामिडम होता है, 2 को होता तो स्क्वायर बाय पिरामिडम होता, और बाय पिरामिडम को ही ऑक्टाहेड्रम कहा जाता था। तो ऐसे कंडीशंस में आपके पास जो आंसर आने वाले हैं वही आने वाला है 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है
कि सर यहाँ से द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक रेडियाई का। तो हमको पहले नजर में समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर क्या बेरिलियम, बेरिलियम की साइज तो क्या होगा, मैग्नीशियम से छोटा होगा, टॉप से बॉटम आता तो साइज पर जाती है। तो पहले क्या मतलब मिल गया मुझे, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सिलिकॉन 14, फास्फोरस, कुमरीन और फ्लोरीन इनकरेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये तो सही ऑर्डर है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते तो बढ़ता। मैग्नीशियम, अमोनियम ये भी सही ऑर्डर है क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहा है इसमें भी। एमोनियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एमोनियम, बोरॉन, हाँ बोरॉन की साइज कर जाते छोटा हो जाते हैं इस कारण से, तो ठीक है ये भी चाहिए। यही एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसमें आंसर नंबर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहीं पर पढ़ने थे, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट इन आयन, इंडियम हो गया, टीएम हो गया, एमोनियम हो गया एंड पीबी, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली। अच्छा अब देखोगे इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एलिमेंट तुम्हारा क्या है, एक तो है तुम्हारे पास ये वाला जो है एमोनियम हो गया, इंडियम हो गया और थैनियम हो गया, ये 3 एलिमेंट का ग्रुप है, मतलब 13 ग्रुप का एलिमेंट है। और 13 ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, पीवी जो हो गया वो तुम्हारे पास 14 ग्रुप का हो गया। और 14 ग्रुप में तुम्हारे पास क्या हो जाता था कि यहाँ पर पीवी के पास मैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन करते थे जिसके कारण से इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता था। क्या रहता था, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता था। और इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण से इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना हो जाता है, 5.2 हो जाता है। तो 5.2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 5.3 एक किलो में देखने को मिल रहा है, तो 5.2 और 5.3 आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा 4 नंबर। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि जैसे अगर टॉप से बॉटम आते हैं तो जब 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट में आते हैं, खासकर जो 6 पीरियड में एलिमेंट में आते हैं, तो जो पी वॉक का एलिमेंट होता है तो उस पी वॉक के एलिमेंट में क्या होता है कि मैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण से साइज छोटा हो जाती है, इसके कारण से एस सबसेम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 4s2 4p1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से क्या करोगे कि 4s2 4p2 आ जाती है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में चला जाएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर सकता है। इस कारण से क्या होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल जो होता है वो मस्त ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होते। चलो यहाँ तक तो आगे सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछा, बताइए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का शिफ्टिंग मतलब कंडीशन बताए थे। पहला चेक करना है पार्श्व, फिर चेक करना है रेजोनेंस, फिर चेक करना है मसाई, है ना, फिर क्या तुम्हारा चेक करना है पार्श्व नॉन एरोमेटिक्स, उसके बाद फिर माइनस आई, उसके बाद फिर देखना था पार्ट्स ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो चेक करना था सबसे पहले पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1 2 3 यूनिट मिल रहा है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये होगा। फिर पार्ट्स ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे देखिए फिनाइल मतलब बेंजीन है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इस जगह पे कर रहा है और फिर रेजोनेंस यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, उसके बाद सबसे लास्ट में वो आ जाएंगे जहाँ पर रेजोनेंस तो है बट उतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं है इसमें। तो सबसे ज्यादा हो गया थर्ड सबसे ज्यादा 2 जगह मिलना है, तो 2 ऑप्शन को खत्म करूंगा। उसके बाद थर्ड के बाद मिल रहा फर्स्ट, थर्ड के बाद मिल रहा फर्स्ट, तो यहाँ पर मिल गया, ये भी खत्म हो गया, आंसर ये हो गया, है ना। पार्ट्स ऑफ एरोमेटिक के कारण से इसमें आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि 4 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसका मोलिकुलर मास इतना दिया हुआ है। तो पहले तो मोम निकाल लीजिए, मोम ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना गया 4 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 250 आ गया। चलिए ठीक, ये मोम आ गया। उसके बाद कहता है कि इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, चलिए मोमेंटिटी निकाल लेते हैं। मोमेंटिटी इस टाइम तो होता था मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो जब मोम ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है तो बताइए मोम ऑफ सॉल्वेंट कितना गया है। अगर ये ग्राम में आ जाए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने से 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4/250 बाई 50 इंटू कितना हो जाएगा 1000, ये आ गया आपका। तो अब आ गया यहाँ पर से 4/250 इंटू 50 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/250 इंटू 50 इंटू कितना हो गया आपका 1000 हो गया। तो अब काट लीजिए इसको, कट रहा है 0 0 0 0 कट रहा है, हाँ यहाँ से कटा 5 दूनी 10 मतलब 8/25 आ गया इधर।
ये आ गया इसका मोमेंट। अब इसमें क्या कर रहा है, सॉमेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीएफ बराबर दिया हुआ 0.4, तो डेल्टा टीएफ इज कम टू केएफएम हो जाता है, हो जाएगा ना। तो पूछा क्या, देन कैलकुलेट केएफ, तो डेल्टा टीएफ दिया हुआ 0.4 यहाँ पर दे दिया, और केएफएम मोमेंटिविटी निकालना है, तो 8/, कितना देगा आपका 25, 8/25 आ गया। इसको 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 4 100/10, मतलब 10 आ गया, और 10/8 आ जाएगा, है ना। इसका टू केएफ, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 1.125 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.125 आ जाएगा, तो सॉरी 1.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1.25 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से आसान से आगे 1.25 आंसर लिख लीजिए, ठीक है, ये है आपका, है ना 1.25, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या मिल रहा है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए बिग एसिड HA इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा बराबर F, ठीक है, कहना बिग एसिड है तो HA की बात करना थे, तो HA बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया H प्लस कितना आ जाएगा आपका A माइनस आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बिग एसिड ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर 1, देन pH माइनस pKa का वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C रहा होगा, तो इनिशियली तो 0 रहा होगा, T बराबर 0 पे। अगर इसमें कुछ टूटा होगा T टाइम पर या T इक्विलिब्रियम पे कुछ टूटा होगा, तो C माइनस C अल्फा, एक ही टूटता तो ये भी एक बनता, तो C अल्फा बनेगा, और ये भी C अल्फा बन जाएगा। तो अब आपको बताइए यहाँ से क्या आएगा, C माइनस C अल्फा, यहाँ से आ गया आपका टोटल। ये टोटल अगर निकाला जाए तो टोटल मेरे पास आ जाता है कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं Ka, क्या निकाल लेते हैं Ka, तो Ka बराबर क्या होता था, राइट साइड अपॉन लेफ्ट साइड, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या जाएगा तुम्हारा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाई आ जाएगा आपका HA आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए Ka का वैल्यू, तो Ka बराबर आपको H प्लस आ जाएगा, ठीक है, हम H प्लस निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे pH तो चाहिए ही था। H प्लस A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया आपका C अल्फा आ गया, हो जाएगा ना। अब बाई तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा तुम्हारा HA का वैल्यू आ गया C माइनस C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा है तो C को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका Ka बराबर Ka बाई H प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा, K बाई H प्लस अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ से मुझे आ जाएगा, ऊपर आ गया C अल्फा बाई 1, C को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा, है ना, C को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया, 1 यहाँ आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन के अनुसार से लैंग्वेज देखो, तो अल्फा को इसने x मान लिया, तो हम भी अल्फा को x मान लेते हैं, तो यहाँ से आ गया सर कि A बाई H प्लस इसका टू मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ से आ गया K बाई H प्लस इसका टू मेरे पास आ गया x बाई 1 माइनस x आ गया। अब दोनों तरफ एंटी मॉड लगा दो, तो एंटी मॉड लगाओगे तो माइनस K बाई क्या जाएगा तुम्हारा H प्लस, है ना, इसका टू क्या आ जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा x बाई 1 माइनस x आ जाएगा, कोई दिक्कत है, यहाँ से आपका ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम अगर यहाँ से देखेंगे माइनस मॉग Ka, अगर यहाँ से एंटी मॉग लगाते हैं तो मॉग A बटा B क्या होता है माइनस मॉग A, तो मॉग A बटा B माइनस मॉग H प्लस आ जाता है, यहाँ से इसका टू आ जाएगा, आपको माइनस इधर से करेंगे तो रिवर्स में चला जाएगा, तो मॉग आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। माइनस मॉग के A को पढ़ते हैं Pk, तो क्या आ जाएगा आपको Pk, अब माइनस मॉग को क्या पढ़ते हैं pH बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ से आ जाएगा मॉग 1 माइनस x अपॉन x आ जाएगा। अब हमको देखो Pka माइनस pH आया, तो इसको माइनस दोनों तरफ लगा देंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो ये pH आ जाएगा, और माइनस Pk इसको फिर से माइनस लगा देंगे तो फिर ये रिवर्स में चला जाएगा, तो आ जाएगा मॉग x बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस x आ जाएगा। तो मॉग x pH माइनस Pka का जो वैल्यू होगा मॉग x अपॉन 1 माइनस x हो जाएगा, तो मॉग x अपॉन 1 माइनस x की वैल्यू करें तो ये आपको आ रहा है यहाँ से सॉल्यूशन मॉग x बाई 1 माइनस x का वैल्यू। कोई दिक्कत है यहाँ से, तो आपको ये सॉल्यूशंस मिल गए हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन था, ये आसान से यहाँ से बनाया जा सकता है इसको। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई सेम एनर्जी ऑर्बिटल इन गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो देखो एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल निकालने का फॉर्मूला होता था n प्लस m,
तो जिसका n और जिसका m सेम हो जाएगा, जिसका n और जिसका m सेम हो जाएगा वो उसका एनर्जी सेम हो जाएगा। तो चेक करना बस इतनी सी आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो n बराबर 3 हो गया यहाँ पे, n बराबर 3 यहाँ भी हो गया, m बराबर यहाँ 0 है 2 है, खत्म हो गया, ये तो ऐसे खत्म हो जाएगा। m बराबर 2, तो देखो ये दो को जगह पर सेम मिल गया आपका b और d थे, तो b और d आंसर कहाँ मिल रहा है सेकंड बार में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आसान सा क्वेश्चन था जहां से आपको सिर्फ क्या करना था, n और m पता करना था, तो इसके बेस पे आपको आसान से क्वेश्चन पता किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहता है, यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक एसिड गिव्स रिएक्शन विद KMnO4 in acidic medium till 60 degrees Celsius while with ferrous ammonium sulfate do not require any heat। स्टेटमेंट टू करा कि Mn2 act as autocatalyst in conversion of Fe2+Fe3+। ये बहुत अच्छा है क्योंकि Mn2 रिएक्शन करने के बाद क्या होता था, Mn के रूप में कन्वर्ट होता था और ये कैटलिस्ट के रूप में बिहेव करता था। तो ये बात तो सही है। उसके बाद कर रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड गिव्स, हाँ ऑर्गेनिक एसिड की रिएक्शन जो होता था 50 से 60 होता था जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है इसका, है ना, क्या सॉरी सही बहुत सारे स्टेटमेंट है सही, ये दोनों सही है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड जो होता था वो तुम्हारे पास क्या करता था, रिएक्शन देता था 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पर वो क्या हो जाते थे Mn+2+CO2 में कन्वर्ट हो जाता था और साथ में तुम्हारे पास Fe के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो वहां पर ऑटोकैटालिस्ट के रूप में बिहेव करती है ना। तो ये चीजें तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है नंबर ऑफ नोन पेयर, नंबर ऑफ नोन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ CnF3 इज है। तो CnF3 का स्ट्रक्चर बनाओ ना, Cn का पहले तो क्या लिखा हाइब्रिडाइजेशन, देखो बहुत आसान है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता था, इसका वैलेंस मतलब 7, इसका भी 7, तो 7 3 जा 21, 28 आ गया। इसको पहले 8 से डिवाइड करते तो 8 के 24 3 आ गया तुम्हारा, प्लस जितना अनपेयर मतलब बचता था बताओ जितना रिमाइंडर रहता था उसको 2 से डिवाइड करते थे, तो 2 से 2 आ गया 5 आ गया। 5 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता था sp3d, तो ये क्या बन जाता था तुम्हारा ट्राइगोनम पिरामिडम। तो ट्राइगोनम पिरामिडम बनाते थे तो ऐसे बनाते थे, देखो 1 2 3 यहाँ पर पिरामिड। जो इक्वेटोरियम पोजीशन होता था उसको मोन पेयर में रखते थे, तो इक्वेटोरियम पोजीशन पर मोन पेयर रखते थे जहां पर स्टेबल होता था। तो CnF3 आ गया, यहाँ भी F आ गया, तो 2 मोन पेयर आ गया इसमें। तो n का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ पर 2 मोन पेयर आ गया, तो 2 मोन पेयर आ गया, उतना ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। अब किस में, टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 22, तो 22 का कॉन्फ़िगरेशन करूँ आगे इस पे 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा, और 4s2 3d3। अगर यहाँ पर 3 प्लस करें तो 3 प्लस करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 4s2 और तो 3 प्लस करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, एक इससे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगी 2 आ जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से कितना टाइटेनियम, अच्छा सॉरी टाइटेनियम 22 में ना, तो 3d2 आ जाएंगे, कितना जाएंगे 20 2 22 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल लिए तो 3d1 बच जाएगा, एक ही अनपेयर बचेगा इससे। वैनेडियम क्या हो, टाइटेनियम वैनेडियम 23 में यहाँ से बच जाएगा 4s2 3d3। अगर इसका 3 प्लस बनाते तो 3 प्लस बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसमें, है ना। कॉपर 29 में है, तो कॉपर में तो तुम्हारे पास क्या होता है 29 में तो 4s2 अब 4s1 3d10 होता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो यहाँ 3d9 हो जाएगा, इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। निकियम, निकियम तुम्हारा 28 में हो जाता है, 28 में सी, तो 28 में निकियम हो जाता है, तो 28 का होता है 4s2 3d8 हो जाता है। तो अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d8 में तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे 5 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आएंगे। तो किसके पास आया बी और डी के पास, तो बी और डी कहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन में। तो इस तरीके से हम आसान से क्वेश्चन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका, है ना। नेक्स्ट हम यहां से देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज कम टू 6 does not depend on nature of mesons and it gives violet color bid hot in non-luminous field। तो ये तो सिंपल सी बात है, जहां पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जहां पर फुंके और बीटम्स हो जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा ये तुम्हें। तो निकेम्स की बात करना है तो अगर T2G और EG में तोड़े तो यहाँ से पूरा का पूरा भरा रहता है क्योंकि 3D8 हो जाते हैं, और 3D8 जब हो जाता है तो अगर इसको देखोगे तो तुम्हें क्या देगा
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुम्हारे पास टूट जाएंगे, नीचे आएंगे T2G, हाँ ना, नीचे आएंगे T2G, ऊपर आएगा EG, इस टाइप से आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ से ट्रांजिशन नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फुल पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से कोई नेम नहीं आ सकता इसमें। क्रोमियम 24 में वहाँ पर आ सकता है, मैग्नीज 25 में वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि ये सब के पास क्या होंगे, नीचे वैकेंट्स ऑर्बिटल होंगे या अनपेयर्ड सिमेट्रॉन होंगे, जिसके कारण से ये आ जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा, कितना 3 नंबर्स हो जाएगा ये। तो ये आपका आसान सा एक क्वेश्चन था। चलो अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिलीज CO2 गैस एंड रिएक्शन विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट तभी हमारे पास क्या कर सकता है कि CO2 गैस दे सकता है जब H2CO3 से मोर एसिडिक रिएक्शन देगा कोई। तो देखो मोर एसिडिक H2CO3 से कौन आएगा, ये तो आप जान रहे हो टिक्रिक एसिड है, ये क्या है, ये टिक्रिक एसिड। तो टिक्रिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। एक कार्बोजेनिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसके थ्रू। यहाँ पर बेंजोइक एसिड, ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर फिनॉल एसिडिक होता है बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, H2CO3 से ज्यादा नहीं होता है। इसके कारण से हमने एक सीरीज ही पढ़ाया था, चार्ट बना करके पढ़ाया था। तो ये दोनों को हटा दो, बाकी 1 3 4 1 3 4 कहाँ पर मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 3 4 थर्ड में मिल रहा है, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको 1 3 4 दिख रहे हैं, जहां से क्या होगा कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 दे रहा है तो जो H2CO3 बन रहा है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, तभी वो क्या हो सकता है, H2 + CO2 के रूप में टूट सकता है और वहां से CO2 गैसेस दे सकता है ना। नहीं तो फिर वो CO2 गैसेस नहीं दे पाएगा। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which among the following reaction are given by acetaldehyde and acetone। एसीटल्डिहाइड, तो एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3COH और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, इस टाइप का। अब कह रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता था, याद हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड देता था, और या फिर ऐसा होता था C डबल बॉन्ड O और CH3 जहां रहता था वो देता था, या तो COH H और CH3 रहे जो ऑक्सीडेशन होने के बाद इस रूप से दे सकता था। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको क्या दे सकता है, ये तो दे सकता है अम्डोम रिएक्शन। अम्डोम रिएक्शन के लिए अम्फा H चाहिए था, तो अम्डोम कंडेंसेशन अम्फा H यहाँ पर भी दिख रहा है, अम्फा H यहाँ भी दिख रहा, तो अम्डोम कंडेंसेशन भी हो जाएगा। कनिंजारो रिएक्शन के लिए अम्फा H नहीं चाहिए था, दोनों में अम्फा H है तो कनिंजारो नहीं होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शंस की अगर बात करें तो हमारा देगा, क्योंकि दोनों का रिड्यूस कर देगा, है ना। तो क्लेमेंसन रिडक्शन भी हो जाएगा। टॉर्नेस टेस्ट जो होता था वह एल्डिहाइड और क्या कर देता था, हेमीएसिटम के ऊपर देता था। हेमीएसिटम कैसे होते थे, एक O जुड़ा रहता था, यहाँ पर OH जुड़ा रहता था, H जुड़ा रहता था, कार्बन जुड़ा रहता था। ऐसे कंडीशंस में ये तो नहीं है। तो एसीटोन मतलब कीटोन जो होता है क्या कहता है, टॉर्नेस नहीं देता, बाकी एल्डिहाइड टॉर्नेस देते हैं। तो ये नहीं आंसर हो गया। तो A B D कहाँ पर मिला, फर्स्ट हमारा मिल गया ABD। यहाँ पर आपको क्या होंगे, टॉर्नेस टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको, आसान से ये तो रिएक्शन याद कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या होता है, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, पहले तो क्या कह दिया, हाई टेम्परेचर पर KOH को साथ कर दिया, तो ये OH यहाँ पर चला जाएगा। तो देखो Cm यहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से OH फिनॉल बनाएगा। फिर यहाँ से CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ करवा रहा है, तो CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ करवा देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्थो या पारा पर बेंजोइक एसिड बन जाएंगे। हम ऑर्थो को बना लेते हैं, कोई दिक्कत है, ये बन गया। उसके बाद तुम्हारे पास NH3 से हो जाएगा, तो यहाँ से अमाइड रिएक्शन, अमाइड बना लेता था, क्योंकि हीट करते तो HOH बना लेता था। तो यहाँ से ये बन जाएंगे कि यहाँ से OH और यहाँ से क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद Br2QH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो Br2QH के साथ अगर रिएक्शन कराते थे तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाता था कि ये रिड्यूस हो जाता था, है ना। ये तुम्हारे पास क्या आता था, HBD रिएक्शन आते थे, तो यहाँ से क्या हो जाते थे, अमीन बन जाते थे। तो यहाँ से ONH2 आ गया, है ना, OH और NH2 आ गया। अब इसके बाद इसको CHCm3 से रिएक्शन करते थे तो कार्बाइन अमीन रिएक्शन बन जाता था, है ना। CHCm3 यहाँ से QH कराते तो क्या हो जाता है, कार्बाइन अमीन रिएक्शन बन जाता है, जिससे NC बन जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया तुम्हारा, 4 नंबर, जहाँ पर NC आ जाएगा, कार्बाइन अमीन रिएक्शन आ जाएंगे। तो इसके कारण से यहाँ से OH और क्या आ जाएगा, NC आ जाएंगे। यहाँ से कार्बाइन अमीन रिएक्शन यहाँ से देखने को मिलेगा। इस टाइप के रिएक्शन हमने बहुत करवाए थे, जिससे हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस तो आनी चाहिए थी सब क्वेश्चन में। चलिए दूसरा जो मेरे पास देखो क्या करता है कि पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज,
तो बताओ इस टाइप का हो गया, ओ एच करेगा तो ओ ए सी रह गया, है ना, एच हो गया, यहाँ एच ओ ए सी हो जाएगा, ओ ए सी एच हो जाएगा, यहाँ एच ओ ए सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी एच टू ओ ए सी और एच आ जाएगा। पेंटा एसीटेट का हो गया, कंपोज हो गया। डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, सही बात है, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट जो होता था कार्बोनियल ग्रुप पे देता था, जहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ रखे थे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये तो नहीं देगा, है ना। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, कमर्शियली कंपोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बर्निंग इट विथ डाइल्यूट एस्टर फॉर 393 ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हो सकता है इसमें क्वेश्चन क्या करे, थोड़ा सा चेंज करके पूछे, बट बच्चे ने जैसा क्वेश्चन बताया है उस अनुसार से हम यहाँ से चल रहे आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम ऑफ, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम यस, क्योंकि देखो यहाँ से नेबलिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, यहाँ से एच हटेगा और 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा और साइक्लिक में बनाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इससे ज़्यादा फास्ट है तो क्या होगा, उससे हो जाएगा, तो मीडियम ऑफ फास्टर देन सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका, क्योंकि ये एनजीपी होंगे, इसके कहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, इन इतना सीएम डोनेट इट्स मोर पेयर टू डिपार्ट, सही बात है, ये भी सही है। नेविंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हेंस इंक्रीज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सर ये भी बात है सही है। तो यहाँ से जैसे देगा यहाँ से हटेगा, या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर जब OH ग्रुप आएंगे तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 जो तुम्हारा है वो भी सही है। तो काइंड ऑफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये क्या मतलब हो गया, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, फाइंड द रिएक्टेंट इन गिवन रिएक्शन सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से इसका रिएक्टेंट बताना। तो पहले तो देखिए यहाँ पर ओजोनोमाइसिस करके बनाया गया था, तो ओजोनोमाइसिस करके बनाया गया होगा तो इसको काटा गया होगा, तो इस तरीके से बने होंगे, और उसके बाद यहाँ से क्या क्या होगा, H+ डाला होगा, तो H+ डाला होगा तो यहाँ से क्या आ गए होंगे, OH आ गए होंगे, तो यही सिंपल सा 5 मेंबर्स का आ जाएंगे, है ना। तो ये आसान से यही क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास देखा जाए तो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में क्या होता था कि टी हाफ जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था C0, है ना, C0/2 के फॉर्मूला होते थे। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद nth ऑर्डर की बात करते हैं। तो पहले ये तो देख लेते हैं ऑर्डर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे देखो 0.10 है 100 मिनट है, 0.025 कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज हुआ, हाफ मिनट भी चेंज हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तुम्हारा क्या होता है कि कंसंट्रेशन अगर घटा रहे हैं तो ये घटना चाहिए था, तो जीरो ऑर्डर भी नहीं होगा। अच्छा अब दे दिया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन दे दिया तो nth ऑर्डर का रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था याद है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था C0 पे पावर n-1 का। दो इक्वेशन बना लीजिए, पहला का टी हाफ 100 दे रहा, इसका इंटू कर लीजिए 1/C0 कितना दिया 0.10 पे पावर कितना दे दिया n-1 दे दिया, ठीक है। दूसरा कितना दिया कि इसका जो एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा बना लीजिए कि 2 बराबर 1/0.025 पे पावर कितना आ जाएगा n-1, इसका फर्स्ट और सेकंड को, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, 100/200 आ गया, इसका हमको यहाँ पर आ गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो 0.025 और y कितना आ जाएगा आपका 0.10 पे पावर कितना आ जाएगा आपका n-1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर कीजिएगा तो ये 4 टाइम्स कर जाएगा, ये 2 टाइम्स कर जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर इस टाइप से अगर आपको आ रहा है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से आ गया आपका कितना, यहाँ से आ गया 1/4, तो ऐसा नहीं सकते क्या 2 पे पावर n-1, तो 2 पे पावर, क्योंकि 1 पे पावर तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, तो n-1 इज कम टू 1, तो n बराबर 2 आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड हो जाएगा इसके, हाँ क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड हो जाएगा। किसे कहूँ टी हाफ इज कम टू क्या था 1/C0 पे पावर n-1,
तो एक का दिया था 100, हाफ मैथ दिया था 0.10 पे पावर n-1, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या हो गया 200 1 बाई कितना आ गया आपका 0.025 पे पावर कितना आ गया n-1, ठीक। अगर इक्वेशन 1/2 करने तो 100/200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1/0.10 पावर n-1 आ गया, और यहाँ पर आ गया 0.025 1/0.025 पावर कितना आ गया n-1, ठीक। यहाँ से कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा मुझे 100/200 इस टर्म टू ऊपर आ जाएगा 0.025 बटा कितना आ जाएगा 0.10 पे पावर कितना आ जाएंगे n-1 आ जाएंगे। 1/2 हो गया, यहाँ 1/4 4 रुपये का, हाँ 2 पे पावर 2 होना चाहिए ना, इंटू n-1 आ गया, ठीक है, गड़बड़ हुआ था। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 होगा, यहाँ 2n-2 हो जाएगा, तो 2n-2 इज कम टू 1 आ जाएगा। तो 2n बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो n बराबर 3/2 1.5 आ गया, ठीक। कितना आंसर आ था 1.5 आ। कोई दिक्कत यहाँ से आसान समझ में आ गया। चलो ये तो बच्चा वाला रिएक्शन पूछा है, 10th वाला रिएक्शन पूछा है कि H2O2 टूटा है H2O में, तो बताओ H2O2 टूटा है H2O प्लस O2 में, तो H2O प्लस O2 में यहाँ देखो -2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना HOOH होता है इस टाइप से। तो यहाँ H +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। अब देखो यहाँ 0 हो गया, तो माइनस से 0 में जा रहा है, माइनस से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसको हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ -2 यहाँ +2 हो जाएगा, तो देखो -1 से -2 जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो गया। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता था एक ही कंपाउंड से, उसको कहते थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये मिल गया। ये तो बच्चा जानता है कि सोडियम हाइड्राइड को जब तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस H2 आ जाएगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ से कंबसन हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा दे तो कंबसन हो जाएगा, और ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही मिल जाएगा तुम्हारा। तो अब देखो मिलाओ A का Q 2 जगह पर है, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, है ना। फिर B का डिकम्पोजिशन B का R, तो A का Q B का R, तो यही आंसर सही है, बस 2 गुण तो मिल गया तुम्हारा, है ना। C का P D का S, सही है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कंबसन रिएक्शन से बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया। चलो नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है कि आइस एंड वाटर आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm and temperature 273.15 Kelvin. If the pressure of the container increased 2 times and the temperature is kept constant, identify the correct observation from the fluids, the amount of ice decreased volume of। तो सिंपल सी बात है, आइस और वाटर की बात कर रहे हैं। आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, सिंपल सी बात है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस शिफ्ट करेगा किधर टू वाटर की तरफ, हर प्रेशर बढ़ाने से शिफ्ट करता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा आइस टूटेगा और कन्वर्ट होगा वाटर के रूप में। तो सिंपल सी है, अमाउंट ऑफ आइस घटेंगे वाटर की अमाउंट हो जाएगी घट जाएगी, तो ये आंसर आ जाएंगे 1 नंबर। चलिए ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब यहाँ से हम आपको सब्जेक्टिव की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, 70% W/W solution of monobezic acid has the density 1.25 ग्राम पर एमएम, मोमेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो ये तो W/W दिया हुआ, तो आसान सा था फॉर्मूला W/W into D into 10 by मोलर मास ऑफ सॉल्ट, एक लाइन में खत्म कर देना था इसको। W/W दिया हुआ 70, डेंसिटी दिया हुआ 1.25 into 10 और बाई मोलर मास ऑफ एसिड कितना दे रहा है 70 दे रहा है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, कट जाएगा, कितना रहेगा 1.5 आ जाएगा। इसको लिख रहा है कि आप 10 to power -1 के रूप में दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या 125 into 10 to power -1 लिख सकते थे, इसका तो आंसर आ जाएगा 125। तो आसान सा क्वेश्चन यहाँ से फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। चलो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, चलिए ये आ गया थर्मोडायनामिक्स का इजी सा क्वेश्चन। H of formation of H2 H गैस की बात करें तो H2 का देखो, जब भी निकला फॉर्मेशन तो वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, तो हाफ H2 से H1 जहाँ पर 220 दिया हुआ है यहाँ से, है ना, और O2 का दे रहा है कितना तुम्हारा 250। तो जब इससे बना रहे हैं H2O तो इसका दे रहा है 242, ये दे दिया।
तो पहले तो हम यहाँ से लिखेंगे सर कि इसका जितना एनर्जी हुआ बॉन्ड एनर्जी, ये सबका बॉन्ड एनर्जी में से माइनस कर देंगे। H2O में क्या होता है 2H का बॉन्ड एनर्जी होता है, तो इसका इतना बनाने का जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है -242 दिया हुआ है। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 में कितने बॉन्ड है H2 में 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड सॉरी 1 बॉन्ड होगा ना H और H, इसका कितना दे दिया तुम्हारा 220, तो 220 और H2 दे रहा है तो 2 इंटू इसका बचेगा कितना 440, कितना रहेगा इसका 440 आएगा, क्योंकि यहाँ हाफ H2 है, यहाँ इसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू कितना रहेगा तुम्हारा 220, तो 220 आ गया माइनस इसका कितना आ गया हाफ O2, तो हाफ O2 मतलब एक बॉन्ड की बात कर रहा है, तो O2 के बीच में यहाँ से आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया तुम्हारा 250 आ गया प्लस में, यहाँ पर कितना रहेगा HOH बॉन्ड कितना एक इधर तो -2 इंटू एक्स आ जाएंगे। अब इसको सम करने से, तो सम करने से मुझे कितना आता है 466 किलोजूल पर मोल्स आ जाते हैं। अब यहाँ से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया कि सर MgCm है, तो पहले तो यहाँ से क्या करोगे गिरनार रिएजेंट बनाओगे, गिरनार रिएजेंट में तुम्हारे क्या हो जाएंगे यहाँ से MgCm आ जाएगा, MgCm से जब CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H को करा देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हें कार्बोजेनिक एसिड्स बन जाएंगे, है ना, यहाँ से कार्बोजेनिक एसिड्स बन जाएगा। कार्बोजेनिक एसिड के ऊपर जब NH3 का रिएक्शन करेंगे अमोनियमाइसिस रिएक्शन तो अमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा अमाइड बन जाएगा CONH2, और जब CONH2 के ऊपर Br2 के OH डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एनिलीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा Br2 के OH के साथ ऐसे हीट करते हैं तो यहाँ से एनिलीन आ जाते हैं, और एनिलीन में NH2 बना लेता है, और जब NH2 बना लेता है तो फिर यहाँ से क्या देंगे इसका मास निकालू, 6 कार्बन हो गया 72 हो गया, हाइड्रोजन 5 तो 7 हो गया, यहाँ पर कितना होगा नाइट्रोजन 14 हो गया, है ना, 14 7 21 92 93 93 आ जाएगा, आंसर 93 आ जाएंगे। तो इसका मास ही तो मांगा है कि इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे 93 आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपका है वो है आपका एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर CHCm दिया हुआ है, कार्बन का मास कितना है 14.4 है, हाइड्रोजन 1.2 है और 84.4 है। हम क्या करते थे इसके मोल मास को डिवाइड करते थे, तो 14.4 बाई 2m 1.2 बाई 1, यहाँ पर 84.4 बाई कितना आएगा 35.5 आएगा। हम देखिए हमने कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं तो इसमें मुझे आसान है, बराबर है 1 से मतलब 1.2 आ जाएगा, ये तो 1.2 ही रहेगा तुम्हारे पास, और यहाँ से करोगे तो 2.4 बार का जाएगा। हमने सिंपल रेशियो बनाना होता तो सबसे छोटा वाला मास से डिवाइड करने चाहते तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाता था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.4 अपॉन 1.2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, आपका मास कितना आ गया CHCm2 आ गया, CHCm2 इसका मास 12 है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5 इंटू 2 71 आ जाएगा। अब जोड़ो इसको तो कितना आ जाएंगे टोटल 84 आ जाएंगे। चलिए बच्चों सही है, हमने क्या किया सारे क्वेश्चंस आसान आसान थे, एक था ना जहाँ पर कोई भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, आप अगर PYQ करके गए हो तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो हमें क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरी तरफ से कहे तो बहुत खराब लगता है मुझे कि जेईई मेन इतनी आसान सा क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि अगर इतने इजी से क्वेश्चन करेंगे तो जो बच्चे 2 साल से लगातार मेहनत करते आ रहे थे उन बच्चों में, और जो बच्चे 2 महीने से लगातार खाना PYQ याद करेंगे और हर टीचर ने उनको करवाए होंगे PYQ याद करवा दिए होंगे, तो टीचर को भी अच्छा लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन हम जो पढ़ाए वही आ रहा है। अच्छी बात है कि आपने सिर्फ नहीं पढ़ाया है, जितने भी टीचर होंगे सबने क्या किए होंगे आपको PYQ करवाए होंगे, सभी बच्चे वैसे होंगे, तो जो 2 महीने में PYQ रख के गया होगा वो भी अच्छा स्कोर कर जाएंगे, और जो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका भी स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होंगे कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। तो हमें एक तरह से ठीक है, अब बच्चों के लिए ठीक है, बट एक तरफ से बच्चों को नहानी भी है कि PYQ भी उठाया जा रहा है ना, आसान सा क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए जो भी है ठीक है, आप तैयार जो जिनका एग्जाम है आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, बाकी जिनका आज एग्जाम है ना, वो दोनों शिफ्ट के बच्चे एक आप क्वेश्चन देख करके जाएं, जिससे क्या हो जाएगा कि बेहतर तरीके से आप देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा 1 से 2 घंटे